सबसे पहले मैं सभी को क्रांति का सलाम पेश करना चाहती हूँ। मैं नवदीप कौर हूँ, मजदूर अधिकार संगठन की एक एक्टिविस्ट हूँ मैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पिछले दिनों जो भी घटना हुई है उसके बारे में शायद सबको पता है, क्योंकि सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन लोगों का और उन पत्रकारों का जिन लोगों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, मज़दूरों की आवाज़ बने और उन्हीं की वजह से, उन्हीं के प्रेशर की वजह से आज मैं बेल पे रिहा होकर आई हूँ। बाकी अभी भी हमारा केस चल रहा है। जिन लोगों को अभी ऐसा लगता है कि जीत प्राप्त हो गई है और मैं जेल से बाहर आ गई हूँ, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अभी भी हमें जीत प्राप्त नहीं हुई है। आज भी जो हमारी डिमांड्स हैं आज भी पूरी नहीं हुई है। आज भी हम लोग जो दलित लोग हैं, आज भी हम लोग जो मज़दूर लोग हैं, आज भी हम लोग भूखे पेट सोते हैं और जो हमारा वेतन है वो आज भी कंपनी में रुका हुआ है। और जो हम लोगों की डिमांड्स थी कि जो लेबर कोड बिल जो है अभी जो नए लाए गए हैं वो लागू नहीं होने चाहिए, लेकिन जो पहले का है वो लागू होने चाहिए। और जितनी भी मज़दूर हैं, जिन लोगों ने कंपनियों में काम किया है, उनको उनका लॉकडाउन का रहा हुआ जो बचा हुआ पैसा था उनको मिलना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों के लगातार जो प्रोटेस्ट किए, ये जो संगठन है मजदूर अधिकार संगठन, ये 3 साल से काम कर रहा है। और बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि जैसे एसएचओ ने खुद भी ये बोला कि नवदीप कौर ने और इनके साथियों ने किसान आंदोलन में मजदूर अधिकार संगठन बनाने की कोशिश की। मतलब एक संगठन बनाना भी हमारे लिए गैर कानूनी हो गया है। तो हम लोग उनको बता देना चाहते हैं कि ये संगठन 3 साल पहले से काम कर रहा है, लेकिन जो स्टेट है वो मजदूरों से ये हक भी छीन रही है कि हम लोग एक संगठन बना पाए, हम लोग अपनी आवाज़ जो बुलंद कर पाएँ और अपने हकों की लड़ाई लड़ पाएँ। और आज का जो प्रोग्राम है इसमें मेन जो है यही बात है कि स्टेट का रिप्रेशन किस तरीके का है। और हम लोग लगातार देख रहे हैं, जैसे राजवीर ने बताया कि जो स्टेट का रिप्रेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो भी जनता की आवाज़ उठाता है, जो भी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसको ये बोल दिया जाता है ये देशद्रोही हैं, ये खालिस्तानी है, ये नक्सलवादी हैं, या ऐसा कुछ बोल के उनको जेलों में डाल दिया जाता है। उन पर यूएपीए जैसे एनएसए जैसे कानून लगा के उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो मतलब सीधा और साफ ये है कि स्टेट को बहुत डर है। एक तरफ तो हम लोग दलित लोग हैं और हमें इतनी भी आज़ादी नहीं दी जाती कि हम लोग पर्चा बांट पाएँ, और दूसरी तरफ जब हम लोग किसानों के साथ मिल जाते हैं, जब हम लोग जाग जाते कि हाँ किसान आगे हैं, तो हम लोग को भी ऐसे ही खड़े हो जाना चाहिए। तो स्टेट एक कमज़ोर लड़की से, स्टेट एक कमज़ोर, जिनको बोलते हैं कमज़ोर दलित हैं, उनसे डर जाती है। और जेल में ऐसे खतरनाक जो 307 जैसी धाराएँ हैं, जबरन वसूली जैसी धाराएँ हैं और जो स्नैचिंग जैसी धाराएँ लगा के जेल में डाल देती है। तो इसे पता चल रहा है कि स्टेट कमज़ोर है, जो चाहती है कि लोग डर जाएं। और हम लोग ये लगातार लड़ाई जारी रखेंगे। और जैसे लगातार से सुधा भारद्वाज हैं, सोमा सेन है, गुलफिशा है, फातिमा है, दिवांगना निताशा है, इससे ये पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति क्या है। जो लोगों के लिए बोलता है, जो समाज की आवाज़ बनता है और जो मेहनत कश लोगों के लिए बोलता है, उसकी जगह उन्होंने जेलों में रखी हुई है। और जो लोग लोगों के लिए बोलते हैं, उनको इनाम देने की जगह उनको सज़ा मिलती है। तो ये एक डराने का भी ये है कि लोग डर जाएंगे। जो इनके मेन लोग बोलते हैं उनको अगर जेलों में डालेंगे तो जो पीछे की जनता है वो पीछे हट जाएगी और डर जाएगी। लेकिन जब मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है तब ऐसा नहीं मुझे लगा कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है, जो हमारे जो मज़दूर हैं जो पीछे हट जाएंगे। और मज़दूर और भी जोश के साथ आगे आए और लगातार से आवाज़ उठाई कि नवदीप कौर को रिहा किया जाए। और जितने भी जो किसान नेता हैं, मज़दूर नेता हैं, जब पत्रकार हैं जो सच में न्याय की आवाज़ उठाते हैं, जिनको लगता है कि हाँ गलत हो रहा है, जो उनकी आवाज़ बनते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से अलग अलग मीडिया ने आवाज़ उठाई और देशों विदेशों में मेरी आवाज़ उठाई गई। उसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। लेकिन महिलाओं के लिए मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या आज हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या दलित महिलाएं सुरक्षित हैं? जब मैं जेल में गई हूँ
तो जेल में जाकर जब मैंने महिलाओं से बात की तो मेरा ये अनुभव रहा है। मुझे पहले कुछ नहीं पता था। पहले मुझे ऐसा लगता था कि जो लोग जेल में डाले जाते हैं सच में उनका कोई ना कोई जरूर गुनाह रहा होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने किया होगा जिसकी वजह से जो सरकार उनको जेलों में डाल रही है। लेकिन जब मुझे पकड़ा गया है, जब मैं जेल के अंदर गई हूँ, तब मुझे ये एहसास हुआ है कि जो जनता की आवाज़ बनता है, जो स्टेट के खिलाफ बोलता है, उसको देशद्रोही ही बोला जाता है। और जो सरकार है वो पूरी तरीके से दलाली कर रही है। और जब मैं जेल में गई, मैंने महिलाओं से बात की, और जो आशा सुशीला है आज भी वो जेल में है, बुटाना रेप केस की जो बात है। और जब मैं उनसे बात की कि मेरा जो केस कुंडली थाने का है और कुंडली थाने में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसी मारपीट हुई है, ऐसा वायलेंस किया है, तो उन लोगों ने ये बात बोली कि ये तो बहुत आम बात है, हमारे साथ तो 15-15 दिन रेप हुआ है, हमारे तो हाथ पैर तोड़े गए हैं, और जो पुलिस है जेंट्स पुलिस ही उनको वो मारती है, मतलब जो रिमांड है वो भी जेंट्स पुलिस लेती है, 3rd डिग्री टॉर्चर होता है, तो उनके लिए आम बात हो गई है। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि जो पुलिस है उसका रवैया कैसा है। जो पुलिस है वो सिस्टम का एक टूल है, सरकार का एक टूल है जिसको यूज़ किया जा रहा है आम जनता के खिलाफ। उनका दिमाग नहीं है, वो एक मशीन है जो जनता के खिलाफ छोड़ दी गई है। जो भी आगे आता है जनता के लिए उसको पकड़ लिया जाता है और ऐसे खतरनाक कानून लगा दिए जाते हैं, ऐसे खतरनाक धाराएं लगा दी जाती हैं जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाते हैं। JN साई बाबा जो 90% वो डिसेबल हैं, सिर्फ उसको इसीलिए उनको जेल में बंद कर दिया गया कि उनको ये बोल दिया कि इनका दिमाग खतरनाक है। किस तरीके से दिमाग खतरनाक है? चलो मुझे तो ये बोल दिया कि मैंने आगे से हमला किया, 307 लगा दिया, हालांकि उस दिन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। और JN साई बाबा के कौन से हाथ पैर चल रहे थे जो इनको जेल में UAPA लगा दिया गया? उनके खिलाफ कौन से ऐसे सबूत मिल गए कि उनके खिलाफ UAPA लगा के उनको अंदर बंद कर दिया गया? वो चल भी नहीं सकते, उनको सिर्फ इसलिए अंदर बंद कर दिया कि वो जनता के लिए सोच रहे थे। उन लोगों ने कोशिश की स्टूडेंटों को बोलने की कि आपको जागना चाहिए। इसीलिए जो स्टेट है उनको पता है कि जो आम जनता है अगर ये उठ खड़ी होती है, अगर किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी लोग, मुस्लिम लोग अगर उठ खड़े हुए तो जो स्टेट है, जो सरकार है वो गिर जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि जो हम लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस है, BJP है, इनकी सत्ता है, लेकिन जो देखा जाए इनकी सत्ता नहीं है, दलाल लोग हैं। जो सत्ता है वो बाहर के लोगों की है। जो बाहर के बड़े बड़े देश हैं वो यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स में वो लोग हैं। हालांकि चेहरे जो नरेंद्र मोदी जैसे हैं, राहुल गांधी जैसे हैं, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जैसे हैं, मैं किसी भी का भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। और वो लोग सिर्फ दलाल हैं, उनका सिर्फ चेहरा है सामने कि हाँ हम लोग कानून बना रहे हैं। अगर उन लोगों ने कानून बनाए होते तो आज वो वापस होते। इसीलिए पता चलता है कि इसके पीछे बड़े बड़े देश हैं जो यहाँ पे गुलाम करना चाहते हैं हमारे देश को। और जो हमारे दलित लोग हैं उनके खिलाफ कैसी धाराएं लगा दी जाती हैं जब वो बोलते हैं। और जो लेबर कोड है उसमें नए जो 44 को 4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जो हम लोग मजदूर हैं उनको गुलाम बना दिया जाएगा पहले की तरह। और हम लोग कहीं पे भी जाके अपनी गुहार नहीं लगा सकते, कहीं पे भी हम लोग FIR तक दर्ज नहीं करवा सकते, हमें यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है, हमें बोलने का अधिकार नहीं है, महिला पुरुष का वेतन बराबर नहीं है। अगर हम बोलते हैं तो बोल दिया जाता है कि ये तो आप लोगों को बोलने का अधिकार ही नहीं है। जब टॉर्चर किया जाता है तो गंदी गंदी गालियाँ दी जाती है। आप लोग दलित लोग हैं, आपको किसने हक दिया कि आप इतने बड़े पुलिस अफसरों के सामने, बड़े बड़े करोड़पति जो कंपनी मालिक हैं उनके सामने बोले? आपको तो किसी ने अधिकार नहीं दिया है। आप तो गटर साफ करने वाले हो, आप तो कंपनियों में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग हो। लेकिन जब देखा जाता है कि जब काम करवाना होता हो, गटर साफ करवाने होते हैं, जब ऐसे काम करवाने हो जो इंसान नहीं कर सकता, जिसके लिए मशीनों की ज़रूरत होती है, मशीनें भी फेल हो जाती हैं, तब सबसे पहली लाइन में कौन आता है? दलित लोग आते हैं, मजदूर लोग आते हैं। लेकिन जब किसी सहूलत की बात आती है, सरकार बोलती है कि जनता को अभी सहूलत की ज़रूरत है, कोई कानून लाए जाएंगे जिससे समाज की सेवा होगी, तो सबसे लास्ट में कौन होता है? दलित लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं। और हम लोग ये जान पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं, और जिनकी जो सोच है, जो आगे देख पा रही है, जो जनता को जगाने की कोशिश कर रहा है, और उससे स्टेट को डर लग रहा है। स्टेट कमज़ोर है, हम लोग को ये पता है कि स्टेट कमज़ोर है, लेकिन हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग, जो जनता है वो बहुत पावरफुल है। मजदूर, किसान, आदिवासी, मुस्लिम, जितने भी लोग हैं अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो ये 4 लोग कुछ भी नहीं कर सकते।
और हम लोग तो यही समाज बनाना चाहते हैं कि जिसमें आम जो मजदूर है, किसान है, जो कास्ट है, वो धर्म है, उसके आधार पे बांटा ही ना जाए। तो जो सरकार है वो तो यही इसी वजह से बांटती है। जब वोट पॉलिटिक्स होती है तो क्या बोला जाता है कि ये तो सिख हैं, ये हिंदू हैं, हिंदू खतरे में है, मुसलमान जो बाहर से आए लोग हैं, जो मुसलमान तो आतंकवाद फैला रहे हैं, जो खालिस्तानी है ये तो बोल रहे हैं कि हम तो अलग होना चाहते हैं। हालांकि ऐसी तो बात ही नहीं है। आप जाके ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे तो इंसान सिर्फ इतना ही चाहता है, हमें रोटी मिले, हमें कपड़ा मिले, हमें पेट भर खाना मिले, हमारा परिवार चले। किसी को ऐसा नहीं पड़ा कि हमें खालिस्तान बनाना है, किसी को ऐसा नहीं पड़ा कि हमें तो अलग ही देश में रहना है और हमें तो खतरा है, हिंदुओं से खतरा है, मुसलमानों से खतरा है, सिखों से खतरा है। तो ये तो बना दिया जाता है। और जैसे लगातार से महिलाओं के साथ होता रहा है, हाथरस की घटना है, उसमें पता चलता है कि इसमें पुलिस स्टेट का हाथ है और पुलिस ही रेप करती है। गुड़मंडी का केस है, बुटाना रेप केस है और कुंडली में एक रेप केस हुआ है जिसमें 15 दिन लड़की के साथ रेप हुआ। तो उसमें साफ जाहिर है कि पुलिस का चरित्र किस तरीके का है। पुलिस खुद रेप करवाती है और बोला ये जाता है कि पुलिस तो आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन हमें पता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है। पुलिस सिर्फ टूल है, हमें दबाने के लिए है पुलिस। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, मैं उनके लिए स्पेशली बोलना चाहती हूँ कि उनको रिहा किया जाना चाहिए। जो आज भी हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। जो किसान हैं वो सड़कों पे बैठे हैं, वो खुद अपनी फसल उगाते हैं, बच्चों की तरह पैदा करते हैं फसल को, और उनको अभी भी आज़ादी नहीं है कि वो अपनी फसल का रेट खुद तय कर पाएँ। मजदूर इतनी मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, फिर भी वो खाली पेट है। जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा काम करती हैं, फिर भी उनको पुरुषों से समान वेतन नहीं मिलता है। और जो मजदूर हैं उनको लेबर लॉस लेके आए जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे कुंडली हो चाहे कोई भी हो, वहाँ पे लागू ही नहीं किया जाता है। जो वेतन है, न्यूनतम वेतन बोल दिया जाता है कि न्यूनतम वेतन है जो आपका वो इतना है, लेकिन जो सही में वो इतना नहीं होता। जैसे 9,500 तो यहाँ पे है कुंडली में, लेकिन मिलता कितना है, 5-6 हज़ार। और वो भी 4-4 महीने 5-5 महीने आप काम करो, ठेकेदारों के सामने आप गिड़गिड़ाओ, आधा पैसा ठेकेदार रखेगा, फिर आपको बोलेगा कब मिलेगा पैसा। धीरे धीरे उनको टाल मटोल किया जाता है। जब वो पैसा मांगने जाता है तो बोलते हैं कि आप किसी और कंपनी में काम कर लो, हम आपको पहचानते ही नहीं है। तो कहाँ जाएगा मजदूर? उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कानूनी तौर पे लड़ पाए और वकीलों को पैसा दे पाए। जिसकी 7,000 सैलरी है वो 20-40 हज़ार वकील को कैसे दे सकता है? तो ये तो राइट है हमारा कि अगर कोई ऐसा कानून पास होता है जहाँ हमें कुछ मंजूर नहीं है तो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आज तो हमें वो भी नहीं आज़ादी है। तो देखा जाए तो आज के टाइम पे सिस्टम है जो इतना ख़राब हो गया, इतना खोखला हो गया है कि हम लोग जो मेहनत कश लोग हैं अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे। और फांसीवाद है जो अपनी जड़ें फंसा रहा है, उसकी जड़ें मजबूत होती जा रही हैं फांसीवाद की, क्योंकि जो आम जनता है उसको दबाया जा रहा है और जो लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है। और जो मेन मुद्दा है जो मुझ पर लगाया गया और जो मजदूर अधिकार संगठन के बहुत सारे जो और भी लोग हैं जिसको बोल दिया कि अन्य लोग जिनके नाम भी नहीं पता है, उन पे भी ये लगा दिया कि जबरन वसूली। जबरन वसूली, आप बताइए कि जबरन वसूली, हमारा अपना हक मांगना, वेतन मांगना क्या जबरन वसूली हो गई? और बहुत बड़ा सवाल तो ये बनता है, जो मजदूर कंपनी में काम करता है 12-12 घंटे, 24-24 घंटे, दिन रात शिफ्ट लगाता है, क्या वो करोड़पति मालिक से जबरन वसूली कर सकता है? अगर ये जबरन वसूली होती तो क्या जो 300 लोगों के पैसे हम लोगों ने पहले दिलाए, क्या वो कंपनी मालिक बेवकूफ़ थे कि जबरन वसूली देते रहे और FIR तक दर्ज नहीं हुई उनके खिलाफ, हमारे खिलाफ बिल्कुल भी? तो बात ये सीधी साफ है कि ये जानबूझ के खतरा महसूस हो रहा था स्टेट को कि जबरन वसूली बोल दिया जाए ताकि इनका जो मुद्दा है यहीं पे बंद कर दिया जाए, जो ये मजदूर हैं उठ रहे हैं उनको यहीं पे दबा दिया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी जो खतरा उनको ये लग रहा है कि जो किसानों के साथ हम लोग मिल गए थे, क्योंकि जब ये नवंबर में 26 नवंबर किसान आंदोलन यहाँ पे शुरू होता है तो 26 नवंबर से ही जो मजदूर अधिकार संगठन है किसानों के सपोर्ट में बैठ जाता है। तब क्या होता है कि हम लोग लगातार से कोशिश कर रहे थे कि जो मजदूरों को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि मजदूरों का भी बहुत बुरे तरीके से बहुत हाई लेवल पे शोषण हो रहा है। और जो किसानों की मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं कि जो इन लोगों ने एक कानून जो लागू करने के लिए बोला है कि जो आप कितनी भी लिमिट में स्टॉक कर सकते हो,
तो आप सीधा सीधा बताइए कि प्रभाव किस पर पड़ेगा? मजदूरों पे पड़ेगा, मिडिल क्लास पर पड़ेगा, दलितों पे पड़ेगा। तो जब हम लोग ये मुद्दा उठाते हैं, हम सपोर्ट करने के लिए 2000 मजदूरों को लेकर मजदूर हड़ताल करते हैं और मार्च करते हुए स्टेज पे जाते हैं, और मैं बात रखती हूँ मजदूरों की तरफ से, तो तभी से टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है। फिर हम लोग किसानों को देखकर जोश में आ जाते हैं कि चलो हम लोग भी अभी किसानों के बैठे हैं किसान, तो अभी हम पर कोई हमला नहीं होगा। तो जब पहले हम लोग पर्चा भी बांटते थे, मजदूरों को बोलते थे कि जो ये लेबर लॉस लाए जा रहे हैं, हम लोग यूनियन नहीं बना सकते, हमारी जो सैलरी है वो हमें कम दी जाती है, या फिर हमें यूनियन बनाने का अधिकार नहीं, छटनी हो सकती है, कभी भी कंपनी से बाहर निकाला जा सकता है। तो ऐसे पर्चे लिख के जब हम लोगों में बांटते थे, मजदूरों में बांटते थे, तो हम पर हमला हो जाता है। हमें इतनी भी आज़ादी नहीं थी हम लोग पर्चा भी बांट पाएँ। तो जब किसान आंदोलन होता है तो मजदूर देखते हैं कि किसान मगर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो हम क्यों नहीं बैठ सकते? अभी तो किसान है, कौन हमला करेगा? इतने लाखों लोग बैठे हैं तो कौन हमला कर सकता है हम पर? तो हम लोग ने किसानों की सपोर्ट लेते हुए इकट्ठा हुए, हमने हेल्प टैक्स लगाया किसान आंदोलन के बीच में। जो निकटम चौक है वहाँ पे हम लोगों ने हेल्प टैक्स लगाया, जिसमें हम लोगों ने लिखा कि अगर कंपनी मालिक या ठेकेदार आपको पैसा नहीं देता है तो आप मजदूर अधिकार संगठन के पास आके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। तो लगातार मजदूर बढ़ते गए, आते गए, तो हम लोग जो मार्च करते हुए जाते, और जिस कंपनी में लॉकडाउन का पैसा रुका हुआ है, वेतन रुका हुआ है, वो वेतन लेने के लिए हम कंपनी के बाहर जाते थे और शांतमय तरीके से बैठे धरना प्रदर्शन करते थे और अनाउंसमेंट करते थे कि जो कंपनी मालिक है वो बाहर आके मजदूरों का जो वेतन है वो दे। कुछ मालिक बोलते थे कि आप लोग जैसे बहुत देखे हैं, हम नहीं देंगे, क्या कर लोगे आप लोगों की तो इतनी ज़रूरत कैसे होगी कि आप मांगने आ गए। और कुछ जो छोटी कंपनियां थी वो कभी तो तुरंत दे देती थी 15 मिनट में पैसा, मतलब वेतन है जो, और जो कुछ सुबह में बोलते थे, कुछ शाम में बोल देते थे। जैसे किसी का 40,000 फंसा हुआ है 4-5 मेंबरों का, उसका 20,000 दे देते थे कि चलो बाकी हम लोग बाद में दे देंगे। तो ऐसे लगातार से हमें वेतन मिलने लगा जो हमारा रुका हुआ था, तो हमें पता चलने लगा कि जो मजदूरों की पावर बहुत होती है। तो ऐसे ही जब हम लोग एक मैगी की कंपनी थी, जब हम लोग गए वेतन लेने के लिए, तो उसमें जो क्विक रिस्पांस टीम है वो 2 धड़ों में आती है, दोनों तरफ से हमला करती है और एकदम से आके हमला कर दिया जाता है और फायरिंग कर दी जाती है। फिर हम लोग आगे से जब बचाव करते हैं तो वो भाग जाते हैं। फिर हम लोग कुंडली थाना में जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। आधा घंटा लगातार हम लोग बोलते रहे, हम लोग नारे लगाते रहे कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए जिन लोगों ने हम पर गोली चलाई है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं करती है। और हालांकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बजाय हमारे ही ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है कि तो जबरन वसूली कर रहे हैं। हम लोग एसपी को लेटर लिखते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कि आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए, कार्रवाई की जाए जिन्होंने गोली चलाई है, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आता है। तो आप बताइए हमारे पास कौन सा रास्ता है? आप खुद बताइए, अगर हम गलत हैं तो कौन सा रास्ता बचता है हमारे पास? ये तो संविधान ने हक दिया है कि आप शांतमय तरीके से धरना कर सकते हो, तो हमारे पास एक ही रास्ता था, वो था धरना प्रदर्शन करना, एकजुट होकर मिलकर धरना करना। वो हम लोगों ने किया, वही कोशिश थी हमारी कि जो लोगों के बचे पैसे, जो वेतन है वो दिलाया जाए। फिर हम लोग दोबारा जब 12 जनवरी को हम लोग जाते हैं कंपनी के सामने, तो 2 कंपनियों में ये बोल दिया जाता है कि आपको सुबह के टाइम में, कल सुबह या शाम में आपको पैसे मिल जाएंगे, जो आपका वेतन है वो मिल जाएगा। जब तीसरी कंपनी में हम लोग जाते हैं तो कंपनी का गेट बंद कर दिया जाता है। तो हम लोग आधा घंटा लगातार वहाँ पे नारेबाजी करते हैं, बैठते हैं। तो क्विक रिस्पांस टीम और पुलिस साथ में आती है और क्विक रिस्पांस टीम साइड पे खड़ी हो जाती है और एकदम से पुलिस आके लाठीचार्ज शुरू कर देती है और तितर बितर करने की कोशिश करती है। और जब मैं बोल रही थी और एक लड़की और भी थी, और जो लोग बोल रहे थे उनको सीधा खींचने की कोशिश की जाती है। कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं थी वहाँ पे, और मुझे बालों से और गले से पकड़ के खींचा जाता है, बुरे तरीके से लाठीचार्ज किया जाता है। ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाता है कि लोगों को मजबूर होना पड़े छुड़वाने के लिए। तो उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जानबूझ के कि इनको सबको फंसाया जाए। तो ये प्री प्लान के साथ हुआ है सारा। आप देख सकते हो कि आपको पहले की जो वीडियो बिल्कुल नहीं दिखाई गई, उसमें सिर्फ इतना ही दिखाया जाता है कि मजदूरों ने पुलिस पर हमला कर दिया। अगर हम लोग को पुलिस पे हमला ही करना होता, हम लोग क्यों नहीं थाने में जाते? जहाँ पे पुलिस खड़ी होती वहाँ पे क्यों नहीं गए?
हम लोग कंपनी के सामने जाके क्या पुलिस की वेट करेंगे? क्योंकि पहले जब हम लोग जाते थे तब सिर्फ पुलिस आती थी, कंपनी में अंदर पैसा लेती थी, उनसे भी हमें तितर बितर करने की कोशिश की जाती थी। जो कि हम लोग जब बैठे रहते थे, हम लोग नहीं जाएंगे, भूखे पैसे यहाँ पे बैठेंगे, तो मजबूरी में कंपनी मालिक को पैसा देना पड़ता था। अगर हमें पुलिस पर हमला करना ही होता तो हम लोग थाने में जाते, हम लोग वहाँ पे जाते जहाँ पे पुलिस खड़ी है। हम लोग कंपनी के सामने नहीं जाते जहाँ पे हम लोगों ने काम किया है। हमारे पास ऐसे हथियार नहीं कि हम लोग पुलिस पे हमला कर दें। हमारे पास सिर्फ झंडे थे, और झंडा डालने के डंडा जरूरी होता है, और वही डंडे थे जिनको इन लोगों ने हथियार बोल दिया है, स्नैचिंग बोल दिया है कि हम लोगों ने कुछ छीन लिया पुलिस से। क्या आपको लगता है कि मैं क्या छीन सकती हूँ पुलिस से? क्या मैं मर्डर कर सकती हूँ? किसी का मर्डर करने की कोशिश कर सकती हूँ? कि जो मेरे साथी हैं वो मर्डर करने के लिए गए थे, किसी को मारने के लिए गए थे? तो ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी जाती हैं कि हम लोग को, जब मैं थाने में थी, ऐसी गंदी गालियाँ दी गई। बोला गया कि आप लोग गटर साफ करने वाले हो, आप लोग को तो जेल में होना चाहिए, आप लोग को तो काम करना चाहिए, ऐसे ऐसे काम जो आपको दिए गए हैं। आपको किसी ने हक नहीं दिया है कि आप अपनी आवाज़ बनो, आप करोड़पति के सामने सर उठा के खड़े हो जाओ। तो बात यही है कि सीधा सीधा साफ और स्पष्ट शब्दों में मैं यही कहूँगी कि हमारी कोई जीत नहीं हुई है कि जो मैं बाहर आ गई हूँ। जिन लोगों को ये लगता है कि चलो नवदीप बाहर आ गई, बेल मिल गई, तो उनको खुशी होगी और जीत प्राप्त होगी, मैं आज भी खुश नहीं हूँ। सिर्फ मुझे बेल मिली है, इसी वजह से मैं खुश हूँ कि लोगों ने आवाज़ उठाई है। और ये पहली बार मुझे लगता है हुआ है कि किसी मजदूर महिला को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला हो। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं, किसान जो नेता हैं, किसान जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, पत्रकार हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो आज भी जेल में बंद हैं, उनके लिए आवाज़ नहीं उठ रही। लेकिन उन्हीं आज स्पोर्ट की वजह से, देशों व देशों की स्पोर्ट की वजह से, आम जनता की वजह से, जो अच्छा मीडिया है उन्हीं की वजह से आज मैं बेल पे बाहर आई हूँ। लेकिन ये हमारी जीत नहीं है। हमारी जीत तब होगी जब लेबर लॉस जो लागू किए जाएंगे, जो मजदूरों की सुरक्षा के लिए हैं, जब जो कानून रद्द किए जाएंगे जो किसानों के लिए बनाए जा रहे हैं, और जब महिला और पुरुषों का वेतन बराबर होगा, जब हमें बोल दिया जाएगा कि आप कहीं पे भी गुहार अपनी लगा सकते हो। क्योंकि जो अभी लेबर कोड बिल लाए गए हैं उसमें तो ये है कि आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, आप कहीं पे भी अपनी जो विनती नहीं सुना सकते, आप संगठन नहीं बना सकते, आपको कभी भी कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या हम लोग यहीं पे बैठ जाएं कि मेरी बेल हो गई है, मैं अपने घर में बैठ जाऊं? जिन लोगों ने आज मुझे बाहर निकलवाया है, क्या मैं उनके लिए ना बोलूं? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं नहीं भी बोलती हूँ तो भी मैं मारी ही जाऊंगी। तो भी हम लोग दलित लोग हैं, जो उनका यही हाल होगा, कंपनी में मर जाएंगे, सड़क दुर्घटना में मर जाएंगे, गटरों में मर जाएंगे, खेतों में काम करते हुए मर जाएंगे। लेकिन एक रास्ता हमें जरूर दिखता है कि अगर हम संगठित रूप से किसानों के साथ मिलके, मजदूरों के साथ मिलके, महिलाओं के, मुसलमानों के, आदिवासियों के, और जितने भी जो तबका है, जो मेहनतकश तबका है, उनके साथ मिलके अगर कुछ बोलेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो शायद एक उम्मीद है कि हम लोग को वो हक मिले जिसकी वजह से हम लोग लड़ रहे हैं। और अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। जितने भी किसान नेता, किसान लोग, मजदूर लोग, जितने भी लोग हैं, उनको तुरंत जेल से रिहा किया जाना चाहिए। शिव कुमार है, शिव कुमार को सिर्फ इसीलिए पकड़ लिया जाता है, वो दलित है, वो मजदूर अधिकार संगठन का प्रेसिडेंट है, उसको इसलिए टॉर्चर किया जाता है क्योंकि वो दलित है। उसके पीछे कौन बोलेगा? मेरे पीछे कौन बोलेगा? पहले तो यही लगता था कि दलितों के साथ रेप करो, महिलाओं के साथ रेप करो, दलित महिलाओं के साथ, दलितों को मारो पीटो, कुछ भी कर दो, कोई नहीं बोलने वाला। क्योंकि पहले भी हम लोग देखते हैं कौन आवाज़ उठाता है हमारी, कोई भी नहीं उठाता है। तो उन्होंने यही देखते हुए इतना अत्याचार किया, शिव कुमार की हड्डियां तोड़ी, उसको वो सदमे में चला गया, उसके नेल निकाल दिए जाते हैं, उसको अवैध कस्टडी में रखा जाता है, और पता भी नहीं चलता घर वालों को कि इसको पकड़ लिया जाता है। और घर वालों को काफ़ी दिन बाद आके ये बोल दिया जाता है कि शिव कुमार कहाँ है, साइन करवा लिए जाते हैं। जो उनकी माता जी हैं वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, तो ये फ़ायदा उठा लिया जाता है कि हमें तो पता है। उसके बाद कोर्ट से भी कस्टडी ले ली जाती है और उसका रिमांड किया जाता है। आज भी शिव कुमार जेल में है। कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि पुलिस का जो चरित्र है, हरियाणा सरकार का जो चरित्र है, जो सिस्टम है हमारा, कोर्ट को भी नहीं मान रहा है। क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्या वो देशद्रोही नहीं है जो कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं?
हम लोगों ने तो ऐसा काम भी नहीं किया है जिसकी वजह से हमें जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जो कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं उनको उन्होंने करता दाता बना दिया है। आज भी वो जेल में बंद है, उसको कुछ भी नहीं, मेडिकल सुविधा नहीं मिली, प्लस्तर लगा के उसको जेल में डाल दिया गया है, उसकी बेल नहीं मिल पा रही है, उसको किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग सिर्फ यही बात करना चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनने चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमें लगे कि हाँ कि महिलाएं सुरक्षित हैं। हम लोग देखते हैं कि थानों में रेप हो जाता है, पुलिस रेप करती है, 12-12 पुलिस वाले बुटाना रेप के हमारे सामने है, रेप कर जाती है पुलिस। कंपनियों में रेप होता है, शोषण होता है महिलाओं का। तो क्या आप बताइए कि आपके लिए सवाल नहीं है ये? क्या सिर्फ मेरे लिए सवाल है? क्या सिर्फ मेरी लड़ाई है ये? दलितों के खिलाफ लड़ना, दलितों के साथ लड़ना, किसानों की लड़ाई लड़ना, महिलाओं की लड़ाई लड़ना, क्या सिर्फ मेरी लड़ाई है ये? क्या आप सबकी लड़ाई नहीं बनती? क्या आपको नहीं पता चल रहा कि कितना गलत हो रहा है, कितनी नाइंसाफी हो रही है? कब तक हम लोग नहीं बोलेंगे? अगर हम आज भी नहीं बोलते हैं, आज भी किसान यहाँ पे बैठे रहते हैं, भूखे पैसे मरते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे, यहाँ पे हम लोग चुप रहेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं सिर्फ घर में कमेंट कर सकते हैं, सिर्फ फेसबुक पे क्रांति ला सकते हैं, क्या वो लोग सिर्फ घर पे बैठे रहेंगे? क्या उनके लिए सवाल नहीं है? क्या उनको नहीं पता चल रहा कि कितना शोषण हो रहा है, हमारी सरकार कितनी खोखली हो गई है और बाहर के दलाली कर रही है बाहर के देशों की? सिर्फ मैं बोलूँगी, सिर्फ कुछ ही लोग, चुनिंदा लोग बोलेंगे इनको जेलों में डाल दिया गया है। क्या आप बताइए, करोड़ों लोगों को जेलों में डाल देंगे? क्या जेलों में इतनी जगह है कि करोड़ों लोग जेल में चले जाएं? तो तब तो सीधा सीधा साफ है कि अगर हम लोग संगठित रूप से एक साथ मिलकर सामने आते हैं तो ये सरकारें कुछ भी नहीं है। पहली बात तो जो कानून इन्होंने लागू करने की कोशिश की है, कानून तब तक कानून होता है जब तक उसको जनता मानती है। जब जनता उसको मानती ही नहीं है तो वो कानून नहीं है। जब जनता ने यही बोल दिया कि हमें मंजूर ही नहीं है, तो आप कौन होते हो कानून लागू करने वाले? आप 4 लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है, आप दलाली करने लगे तो आप कानून बना दोगे? क्या आप संविधान को कुछ भी नहीं मानते हो? क्या संविधान एक किताब है जो साइड पे रख दी गई है, आप नए कानून बनाओगे? जो पहले कानून बनाए गए क्या वो लागू कर दिए आपने? कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बात सिर्फ इतनी है कि हम सभी लोगों को आगे आना होगा। सिर्फ मैं नहीं बोलूँगी, सिर्फ और संगठन नहीं बोलेंगे, सिर्फ किसान नहीं बोलेंगे, हम सबको बोलना चाहिए जो किसी संगठन में भी नहीं है, जो स्टूडेंट हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो आज भी गांव में बैठे हैं, जो देख रहे हैं टीवी पे भी हाँ किसान आंदोलन चल रहा है, खालिस्तानी बैठे हैं, सिर्फ जाट बैठे हैं वहाँ। तो क्या उनको आगे नहीं आना चाहिए? क्या हम लोग रोटी नहीं खाते हैं? हम लोग अनाज नहीं खाते हैं क्या? आप लोग देख लो कि किसानों के कितने बुरे हाल है, खुदकुशियाँ कर रहे हैं किसान, उनको उनका मूल्य नहीं मिल रहा है। तो जो खालिस्तान उन्होंने बोले, खालिस्तानी बैठे हैं, जाट बैठे हैं, सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, तो उन्होंने टारगेट भी किया है कि अगर मजदूर साथ जुड़ते हैं तो ये तो मजदूर किसान आंदोलन बन जाएगा। जो नारा दिया जा रहा है मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, तो वो तो सफल हो जाएगा। फिर सरकार को झुकना पड़ेगा। जो इनके भाड़े के गुंडे हैं, जो भाड़े के बीजेपी के लोग आते हैं कि हम लोग हैं जो यहाँ के नागरिक हैं, हम लोग हैं लोकल लोग हैं, हम तो खिलाफ हैं, तो वो तो कामयाब हो जाएंगे। तो जितने भी लोग हैं, जो भी क्रांतिकारी संगठन है, जितने भी किसान संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, वो आपस में बटके ना चलें, क्योंकि सरकार इसका फ़ायदा उठा रही है, गोदी मीडिया इसका फ़ायदा उठा रही है। ये तो अलग अलग हैं। जैसे इन्होंने हमला भी करवाया, एक स्टेज जो इधर चल रही थी, स्टेज की साइड चल रही थी, उस पर हमला करवा दिया जाता है, ये तो अलग है। तो इसका फ़ायदा जो सिस्टम, जो हमारी सरकार है, हमारी स्टेट है, वो लूट रही है इसका फ़ायदा। वो कोशिश कर रही है जो किसान आंदोलन को कमज़ोर करने की, सॉरी किसान आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रही है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी संगठन हैं, वो एक ही झंडे के नीचे, झंडे चाहे अलग है, एक बैनर के नीचे, एक स्टेज के नीचे रह के एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो हम लोग जीतेंगे, वरना ये कानून लागू हो जाएंगे और हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे। और फांसी बात है जो हमारे ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा और हम लोग बैठे के बैठे रह जाएंगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा, और फिर से गुलाम हो जाएंगे। और फिर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे पहले गुलाम थे और उससे भी ज़्यादा बुरे तरीके से गुलाम हो जाएंगे। वैसे हमारा भारत है, संविधान है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से हम लोग गुलाम हैं। जो फैक्ट्री में मैं काम करती थी, फेम कंपनी में, वो इटली की कंपनी है, और जो भी माल जाता है बाहर जाता है। सारी कंपनियां प्राइवेट हैं, स्कूल प्राइवेट हैं, कॉलेज प्राइवेट हो गए हैं, यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो गई है। इतनी शर्म की बात, जहाँ पे चल रहे हैं सड़क भी प्राइवेट हो गई है। जो जंगल है आदिवासियों के, वो प्राइवेट कर दिए गए हैं। वो बोल दिया कि संसाधन लूट के ले जाओ बाहर।
अगर वो अपने घर की रक्षा के लिए बोलते हैं तो वो आदिवासी हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये तो हथियार लेके हम पर हमला कर रहे हैं। हालांकि उनको तो इतना भी नहीं पता है कि वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, इतना भी नहीं पता कि वो कैसे जी रहे हैं। वो सिर्फ इसीलिए लड़ रहे हैं कि हमारा घर ना बेचा जाए। उनके खिलाफ ऐसा पेश कर दिया जाता है, माहौल बना दिया जाता है कि आम जनता इसका विरोध करने लग जाती है। अभी किसान आंदोलन को हम लोग देख रहे हैं कैसे पेश किया है इन्होंने, आम जनता ताकि जो घर पे बैठी जनता है उसको विरोध करे। एनआरसी में देखा है मुसलमानों को कैसे उन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाई हैं कि जो मुसलमानों का विरोध हुआ ये तो बाहर से आए हैं। आप बताइए लाल किला कितना पुराना है, जामा मस्जिद कितनी पुरानी है, ताजमहल कितना पुराना है, वो किसने बनाया है, कौन है जो बनाने वाले हैं? तो आप बोल रहे हैं कि ये बाद से आए हैं, बाद में आए हैं। ये तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ है तो कौन लोग सबसे ज़्यादा मरे हैं? तो ये सीधी और साफ बात ये है, स्टेट ये चाहती है किसानों मजदूरों को, आम लोगों को धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर इतना बांट दिया जाए कि वो कामयाब हो पाए देश को बेचने के लिए। और इतनी शर्म की बात है हमारे लिए कि जो सरकार है, जो पुलिस है, वो उन लोगों की है जो अमीर हैं। ओके, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, मैं इतना ही समय लेना चाहती हूँ क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो इतनी ही बात मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ कि जो हमारी डिमांड्स हैं वो अभी भी पूरी नहीं हुई हैं और ये डिमांड सबको रखनी चाहिए। सिर्फ एक इंसान का फ़र्ज़ नहीं बनता, हर इंसान को आगे आके ये डिमांड्स पूरी करने के लिए आगे आना होगा और तभी जाके हम लोग कामयाब हो पाएंगे। किसान है जो कामयाब हो पाएंगे और जो सिस्टम है, जो 4-5 लोग मिलके जो दलाली कर रहे हैं, वो इसको कानूनों को रद्द कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग हाथ जोड़कर बेनती करते हैं, मैं भी हाथ जोड़कर बेनती करती हूँ, जो लोग जेलों में इसको छुड़वाने के लिए सारे लोग आगे आएँ और जो कानून लेके आ रहे हैं काले कानून को, उनके खिलाफ लड़ने के लिए सारे लोग आगे आएँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी को क्रांति का इस्लाम पेश करना चाहती हूँ। मैं नौदीप कौर हूँ, मजदूर अधिकार संगठन की एक एक्टिविस्ट हूँ मैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पिछले दिनों जो भी घटना हुई है उसके बारे में शायद सबको पता है, क्योंकि सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन लोगों का और उन पत्रकारों का जिन लोगों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, मज़दूरों की आवाज़ बने और उन्हीं की वजह से, उन्हीं के प्रेशर की वजह से आज मैं बेल पे रिहा होकर आई हूँ। बाकी अभी भी हमारा केस चल रहा है। जिन लोगों को अभी ऐसा लगता है कि जीत प्राप्त हो गई है और मैं जेल से बाहर आ गई हूँ, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अभी भी हमें जीत प्राप्त नहीं हुई है। आज भी जो हमारी डिमांड्स हैं आज भी वो पूरी नहीं हुई है। आज भी हम लोग जो दलित लोग हैं, आज भी हम लोग जो मज़दूर लोग हैं, आज भी हम लोग भूखे पेट सोते हैं और जो हमारा वेतन है वो आज भी कंपनी में रुका हुआ है। और जो हम लोगों की डिमांड्स थी कि जो लेबर कोड बिल जो है अभी जो नए लाए गए हैं वो लागू नहीं होने चाहिए, लेकिन जो पहले का है वो लागू होने चाहिए। और जितनी भी मज़दूर हैं, जिन लोगों ने कंपनियों में काम किया है, उनको उनका लॉकडाउन का रहा हुआ जो बचा हुआ पैसा था उनको मिलना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों के लगातार जो प्रोटेस्ट किए, ये जो संगठन है मजदूर अधिकार संगठन, ये 3 साल से काम कर रहा है। और बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि जैसे एसएचओ ने खुद भी ये बोला कि नौदीप कौर ने और इनके साथियों ने किसान आंदोलन में मजदूर अधिकार संगठन बनाने की कोशिश की। मतलब एक संगठन बनाना भी हमारे लिए गैर कानूनी हो गया है। तो हम लोग उनको बता देना चाहते हैं कि ये संगठन 3 साल पहले से काम कर रहा है, लेकिन जो स्टेट है वो मज़दूरों से ये हक भी छीन रही है कि हम लोग एक संगठन बना पाए, हम लोग अपनी आवाज़ जो बुलंद कर पाएँ और अपने हकों की लड़ाई लड़ पाएँ। और आज का जो प्रोग्राम है इसमें मेन जो है यही बात है कि स्टेट का रिप्रेशन किस तरीके का है। और हम लोग लगातार देख रहे हैं, जैसे राजवीर ने बताया कि जो स्टेट का रिप्रेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो भी जनता की आवाज़ उठाता है, जो भी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसको ये बोल दिया जाता है ये देशद्रोही हैं, ये खालिस्तानी है, ये नक्सलवादी हैं, या ऐसा कुछ बोल के उनको जेलों में डाल दिया जाता है। उन पर यूएपीए जैसे एनएसए जैसे कानून लगा के उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो मतलब सीधा और साफ ये है कि स्टेट को बहुत डर है। एक तरफ तो हम लोग दलित लोग हैं और हमें इतनी भी आज़ादी नहीं दी जाती कि हम लोग पर्चा बांट पाएँ, और दूसरी तरफ जब हम लोग किसानों के साथ मिल जाते हैं,
जब हम लोग जाग जाते कि हाँ किसान आगे हैं, तो हम लोग को भी ऐसे ही खड़े हो जाना चाहिए। तो स्टेट एक कमज़ोर लड़की से, स्टेट एक कमज़ोर, जिनको बोलते हैं कमज़ोर दलित हैं, उनसे डर जाती है। और जेल में ऐसे खतरनाक जो 307 जैसी धाराएं हैं, जबरन वसूली जैसी धाराएं हैं, और जो स्नैचिंग जैसी धाराएं लगा के जेल में डाल देती है। तो इसे पता चल रहा है कि स्टेट कमज़ोर है, जो चाहती है कि लोग डर जाएं। और हम लोग ये लगातार लड़ाई जारी रखेंगे। और जैसे लगातार से सुधा भारद्वाज हैं, सोमा सेन है, गुलफिशा है, फातिमा है, दिवांगना निताशा है, इससे ये पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति क्या है। जो लोगों के लिए बोलता है, जो समाज की आवाज़ बनता है, और जो मेहनत कश लोगों के लिए बोलता है, उसकी जगह उन्होंने जेलों में रखी हुई है। और जो लोग लोगों के लिए बोलते हैं, उनको इनाम देने की जगह उनको सज़ा मिलती है। तो ये एक डराने का भी ये है कि लोग डर जाएंगे। जो इनके मेन लोग बोलते हैं, उनको अगर जेलों में डालेंगे तो जो पीछे की जनता है वो पीछे हट जाएगी और डर जाएगी। लेकिन जब मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, तब ऐसा नहीं मुझे लगा कि ये जो आंदोलन है, जो किसान आंदोलन है, जो हमारे जो मजदूर हैं, जो पीछे हट जाएंगे। और मजदूर और भी जोश के साथ आगे आए और लगातार से आवाज़ उठाई कि नवदीप कौर को रिहा किया जाए। और जितने भी जो किसान नेता हैं, मजदूर नेता हैं, जब पत्रकार हैं, जो सच में न्याय की आवाज़ उठाते हैं, जिनको लगता है कि हाँ गलत हो रहा है, जो उनकी आवाज़ बनते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से अलग अलग मीडिया ने आवाज़ उठाई और देशों विदेशों में मेरी आवाज़ उठाई गई। उसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। लेकिन महिलाओं के लिए मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या आज हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या दलित महिलाएं सुरक्षित हैं? जब मैं जेल में गई हूँ, तो जेल में जाकर जब मैंने महिलाओं से बात की, तो मेरा ये अनुभव रहा है। मुझे पहले कुछ नहीं पता था। पहले मुझे ऐसा लगता था कि जो लोग जेल में डाले जाते हैं, सच में उनका कोई ना कोई ज़रूर गुनाह रहा होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने किया होगा, जिसकी वजह से जो सरकार उनको जेलों में डाल रही है। लेकिन जब मुझे पकड़ा गया है, जब मैं जेल के अंदर गई हूँ, तब मुझे ये एहसास हुआ है कि जो जनता की आवाज़ बनता है, जो स्टेट के खिलाफ बोलता है, उसको देशद्रोही ही बोला जाता है। और जो सरकार है वो पूरी तरीके से दलाली कर रही है। और जब मैं जेल में गई, मैंने महिलाओं से बात की, और जो आशा सुशीला है, आज भी वो जेल में है, बुटाना रेप केस की जो बात है। और जब मैं उनसे बात की कि मेरा जो केस कुंडली थाने का है, और कुंडली थाने में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसी मारपीट हुई है, ऐसा वायलेंस किया है, तो उन लोगों ने ये बात बोली कि ये तो बहुत आम बात है, हमारे साथ तो 15-15 दिन रेप हुआ है, हमारे तो हाथ पैर तोड़े गए हैं, और जो पुलिस है, जेंट्स पुलिस ही उनको वो मारती है, मतलब जो रिमांड है वो भी जेंट्स पुलिस रहती है, 3rd डिग्री टॉर्चर होता है। तो उनके लिए आम बात हो गई है। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि जो पुलिस है उसका रवैया कैसा है। जो पुलिस है वो सिस्टम का एक टूल है, सरकार का एक टूल है, जिसको यूज़ किया जा रहा है आम जनता के खिलाफ। उनका दिमाग नहीं है, वो एक मशीन है जो जनता के खिलाफ छोड़ दी गई है। जो भी आगे आता है जनता के लिए, उसको पकड़ लिया जाता है, और ऐसे खतरनाक कानून लगा दिए जाते हैं, ऐसे खतरनाक धाराएं लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाते हैं। JN साई बाबा जो 90% वो डिसेबल हैं, सिर्फ उसको इसीलिए उनको जेल में बंद कर दिया गया कि उनको ये बोल दिया कि इनका दिमाग खतरनाक है। किस तरीके से दिमाग खतरनाक है? चलो मुझे तो ये बोल दिया कि मैंने आगे से हमला किया, 307 लगा दिया, हालांकि उस दिन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। और JN साई बाबा के कौन से हाथ पैर चल रहे थे जो इनको जेल में UAPA लगा दिया गया? उनके खिलाफ कौन से ऐसे सबूत मिल गया कि उनके खिलाफ UAPA लगा के उनको अंदर बंद कर दिया गया? वो चल भी नहीं सकते, उनको सिर्फ इसलिए अंदर बंद कर दिया कि वो जनता के लिए सोच रहे थे। उन लोगों ने कोशिश की स्टूडेंटों को बोलने की कि आपको जागना चाहिए। इसीलिए जो स्टेट है उनको पता है कि जो आम जनता है, अगर ये उठ खड़ी होती है, अगर किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी लोग, मुस्लिम लोग अगर उठ खड़े हुए, तो जो स्टेट है, जो सरकार है, वो गिर जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि जो हम लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस है, BJP है, इनकी सत्ता है, लेकिन जो देखा जाए इनकी सत्ता नहीं है, दलाल लोग हैं। जो सत्ता है वो बाहर के लोगों की है। जो बाहर के बड़े बड़े देश हैं वो यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स में वो लोग हैं। हालांकि चेहरे जो नरेंद्र मोदी जैसे हैं, राहुल गांधी जैसे हैं, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जैसे हैं, मैं किसी भी का भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। और वो लोग सिर्फ दलाल हैं,
उनका सिर्फ चेहरा है सामने कि हाँ हम लोग कानून बना रहे हैं। अगर उन लोगों ने कानून बनाए होते तो आज वो वापस होते। इसीलिए पता चलता है कि इसके पीछे बड़े बड़े देश हैं जो यहाँ पे गुलाम करना चाहते हैं हमारे देश को, और जो हमारे दलित लोग हैं उनके खिलाफ कैसी धाराएं लगा दी जाती हैं जब वो बोलते हैं। और जो लेबर कोड है उसमें नए जो 44 को 4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जो हम लोग मजदूर हैं उनको गुलाम बना दिया जाएगा पहले की तरह, और हम लोग कहीं पे भी जाके अपनी गुहार नहीं लगा सकते, कहीं पे भी हम लोग FIR तक दर्ज नहीं करवा सकते, हमें यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है, हमें बोलने का अधिकार नहीं है, महिला पुरुष का वेतन बराबर नहीं है। अगर हम बोलते हैं तो बोल दिया जाता है कि ये तो आप लोगों को बोलने का अधिकार ही नहीं है। जब टॉर्चर किया जाता है तो गंदी गंदी गालियां दी जाती है। आप लोग दलित लोग हैं, आपको किसने हक दिया कि आप इतने बड़े पुलिस अफसरों के सामने, बड़े बड़े करोड़पति जो कंपनी मालिक हैं उनके सामने बोले? आपको तो किसी ने अधिकार नहीं दिया है। आप तो गटर साफ करने वाले हो, आप तो कंपनी में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग हो। लेकिन जब देखा जाता है कि जब काम करवाना होता हो, गटर साफ करवाने होते हैं, जब ऐसे काम करवाने हो जो इंसान नहीं कर सकता, जिसके लिए मशीनों की जरूरत होती है, मशीनें भी फेल हो जाती हैं, तब सबसे पहली लाइन में कौन आता है? दलित लोग आते हैं, मजदूर लोग आते हैं। लेकिन जब किसी सहूलत की बात आती है, सरकार बोलती है कि जनता को अभी सहूलत की जरूरत है, कोई कानून लाए जाएंगे जिससे समाज की सेवा होगी, तो सबसे लास्ट में कौन होता है? दलित लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं। और हम लोग ये जान पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं, और जिनकी जो सोच है, जो आगे देख पा रही है, जो जनता को जगाने की कोशिश कर रहा है, और उससे स्टेट को डर लग रहा है। स्टेट कमजोर है, हम लोग को ये पता है कि स्टेट कमजोर है, लेकिन हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग, जो जनता है वो बहुत पावरफुल है। मजदूर, किसान, आदिवासी, मुस्लिम, जितने भी लोग हैं, अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो ये 4 लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और हम लोग तो यही समाज बनाना चाहते हैं कि जिसमें आम जो मजदूर है, किसान है, जो कास्ट है, वो धर्म है, उसके आधार पे बांटा ही ना जाए। तो जो सरकार है वो तो इसी वजह से बांटती है। जब वोट पॉलिटिक्स होती है तो क्या बोला जाता है कि ये तो सिख हैं, ये हिंदू हैं, हिंदू खतरे में है, मुसलमान जो बाहर से आए लोग हैं, जो मुसलमान तो आतंकवाद फैला रहे हैं, जो खालिस्तानी है, ये तो बोल रहे हैं कि हम तो अलग होना चाहते हैं। हालांकि ऐसी तो बात ही नहीं है। आप जाके ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे तो इंसान सिर्फ इतना ही चाहता है, हमें रोटी मिले, हमें कपड़ा मिले, हमें पेट भर खाना मिले, हमारा परिवार चले। किसी को ऐसा नहीं पड़ा कि हमें खालिस्तान बनाना है, किसी को ऐसा नहीं पड़ा कि हमें तो अलग ही देश में रहना है और हमें तो खतरा है, हिंदुओं से खतरा है, मुसलमानों से खतरा है, सिखों से खतरा है। तो ये तो बना दिया जाता है। और जैसे लगातार से महिलाओं के साथ होता रहा है, हाथरस की घटना है, उसमें पता चलता है कि इसमें पुलिस एस्टेट का हाथ है, और पुलिस ही रेप करती है। गुड़मंडी का केस है, बुटाना रेप केस है, और कुंडली में एक रेप केस हुआ है जिसमें 15 दिन लड़की के साथ रेप हुआ। तो उसमें साफ जाहिर है कि पुलिस का चरित्र किस तरीके का है। पुलिस खुद रेप करवाती है, और बोला ये जाता है कि पुलिस तो आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन हमें पता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है। पुलिस सिर्फ टूल है, हमें दबाने के लिए है पुलिस। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, मैं उनके लिए स्पेशली बोलना चाहती हूँ कि उनको रिहा किया जाना चाहिए। जो आज भी हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। जो किसान हैं वो सड़कों पे बैठे हैं, वो खुद अपनी फसल उगाते हैं, बच्चों की तरह पैदा करते हैं फसल को, और उनको अभी भी आज़ादी नहीं है कि वो अपनी फसल का रेट खुद तय कर पाएँ। मजदूर इतनी मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, फिर भी वो खाली पेट है। जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा काम करती हैं, फिर भी उनको पुरुषों से समान वेतन नहीं मिलता है। और जो मजदूर हैं उनको लेबर लॉस लेके आए जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे कुंडली हो चाहे कोई भी हो, वहाँ पे लागू ही नहीं किया जाता है। जो वेतन है, न्यूनतम वेतन बोल दिया जाता है कि न्यूनतम वेतन है जो आपका वो इतना है, लेकिन जो सही में वो इतना नहीं होता। जैसे 9,500 तो यहाँ पे है कुंडली में, लेकिन मिलता कितना है? 5-6 हज़ार। और वो भी 4-4 महीने, 5-5 महीने आप काम करो, ठेकेदारों के सामने आप गिड़गिड़ाओ, आधा पैसा ठेकेदार रखेगा, फिर आपको बोलेगा कब मिलेगा पैसा। धीरे धीरे उनको टालम टोल किया जाता है। जब वो पैसा मांगने जाता है तो बोलते हैं कि आप किसी और कंपनी में काम कर लो, हम आपको पहचानते ही नहीं है। तो कहाँ जाएगा मजदूर? उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो कानूनी तौर पे लड़ पाए और वकीलों को पैसा दे पाए। जिसकी 7,000 सैलरी है वो 20-40 हज़ार वकील को कैसे दे सकता है? तो ये तो राइट है हमारा कि अगर कोई ऐसा कानून पास होता है जहाँ हमें कुछ मंजूर नहीं है तो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आज तो हमें वो भी नहीं आज़ादी है।
तो देखा जाए तो आज के टाइम पे सिस्टम है जो इतना ख़राब हो गया, इतना खोखला हो गया है कि हम लोग जो मेहनत कश लोग हैं अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे। और फांसीवाद है जो अपनी जड़ें फंसा रहा है, उसकी जड़ें मजबूत होती जा रही हैं फांसीवाद की, क्योंकि जो आम जनता है उसको दबाया जा रहा है और जो लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है। और जो मेन मुद्दा है जो मुझ पर लगाया गया, और जो मजदूर अधिकार संगठन के बहुत सारे जो और भी लोग हैं जिसको बोल दिया कि अन्य लोग जिनके नाम भी नहीं पता है, उन पे भी ये लगा दिया कि जबरन वसूली। जबरन वसूली, आप बताइए कि जबरन वसूली, हमारा अपना हक मांगना, वेतन मांगना क्या जबरन वसूली हो गई? और बहुत बड़ा सवाल तो ये बनता है, जो मजदूर कंपनी में काम करता है 12-12 घंटे, 24-24 घंटे, दिन रात शिफ्ट लगाता है, क्या वो करोड़पति मालिक से जबरन वसूली कर सकता है? अगर ये जबरन वसूली होती तो क्या जो 300 लोगों के पैसे हम लोगों ने पहले दिलाए, क्या वो कंपनी मालिक बेवकूफ़ थे कि जबरन वसूली देते रहे और एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई उनके खिलाफ, हमारे खिलाफ बिल्कुल भी? तो बात ये सीधी साफ है कि ये जानबूझ के खतरा महसूस हो रहा था स्टेट को कि जबरन वसूली बोल दिया जाए, ताकि इनका जो मुद्दा है यहीं पे बंद कर दिया जाए, जो ये मजदूर हैं उठ रहे हैं उनको यहीं पे दबा दिया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी जो खतरा उनको ये लग रहा है कि जो किसानों के साथ हम लोग मिल गए थे, क्योंकि जब ये नवंबर में 26 नवंबर किसान आंदोलन यहाँ पे शुरू होता है, तो 26 नवंबर से ही जो मजदूर अधिकार संगठन है किसानों के सपोर्ट में बैठ जाता है। तब क्या होता है कि हम लोग लगातार से कोशिश कर रहे थे कि जो मजदूरों को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि मजदूरों का भी बहुत बुरे तरीके से बहुत हाई लेवल पे शोषण हो रहा है। और जो किसानों की मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं कि जो इन लोगों ने एक कानून जो लागू करने के लिए बोला है कि जो आप किसी कितनी भी लिमिट में स्टॉक कर सकते हो, तो आप सीधा सीधा बताइए कि प्रभाव किस पर पड़ेगा? मजदूरों पे पड़ेगा, मिडिल क्लास पर पड़ेगा, दलितों पे पड़ेगा। तो जब हम लोग ये मुद्दा उठाते हैं, हम सपोर्ट करने के लिए 2000 मजदूरों को लेकर मजदूर हड़ताल करते हैं और मार्च करते हुए स्टेज पे जाते हैं, और मैं बात रखती हूँ मजदूरों की तरफ से, तो तभी से टारगेट करना शुरू कर दिया जाता है। फिर हम लोग किसानों को देखकर जोश में आ जाते हैं कि चलो हम लोग भी अभी किसानों के बैठे हैं किसान, तो अभी हम पर कोई हमला नहीं होगा। तो जब पहले हम लोग पर्चा भी बांटते थे, मजदूरों को बोलते थे कि जो ये लेबर लॉस लाए जा रहे हैं, हम लोग यूनियन नहीं बना सकते, हमारी जो सैलरी है वो हमें कम दी जाती है, या फिर हमें यूनियन बनाने का अधिकार नहीं, छटनी हो सकती है, कभी भी कंपनी से बाहर निकाला जा सकता है। तो ऐसे पर्चे लिख के जब हम लोगों में बांटते थे, मजदूरों में बांटते थे, तो हम पर हमला हो जाता है। हमें इतनी भी आज़ादी नहीं थी हम लोग पर्चा भी बांट पाएँ। तो जब किसान आंदोलन होता है तो मजदूर देखते हैं कि किसान मगर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो हम क्यों नहीं बैठ सकते? अभी तो किसान है, कौन हमला करेगा? इतने लाखों लोग बैठे हैं तो कौन हमला कर सकता है हम पर? तो हम लोग ने किसानों की सपोर्ट लेते हुए इकट्ठा हुए, हमने हेल्प टैक्स लगाया किसान आंदोलन के बीच में। जो निकटम चौक है वहाँ पे हम लोगों ने हेल्प टैक्स लगाया, जिसमें हम लोगों ने लिखा कि अगर कंपनी मालिक या ठेकेदार आपको पैसा नहीं देता है तो आप मजदूर अधिकार संगठन के पास आके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। तो लगातार मजदूर बढ़ते गए, आते गए, तो हम लोग जो मार्च करते हुए जाते, और जिस कंपनी में लॉकडाउन का पैसा रुका हुआ है, वेतन रुका हुआ है, वो वेतन लेने के लिए हम कंपनी के बाहर जाते थे और शांतमय तरीके से बैठे धरना प्रदर्शन करते थे और अनाउंसमेंट करते थे कि जो कंपनी मालिक है वो बाहर आके मजदूरों का जो वेतन है वो दे। कुछ मालिक बोलते थे कि आप लोग जैसे बहुत देखे हैं, हम नहीं देंगे, क्या कर लोगे आप लोगों की तो इतनी ज़रूरत कैसे होगी कि आप मांगने आ गए। और कुछ जो छोटी कंपनियां थी वो कभी तो तुरंत दे देती थी 15 मिनट में पैसा, मतलब वेतन है जो। और जो कुछ सुबह में बोलते थे, कुछ शाम में बोल देते थे। जैसे किसी का 40,000 फंसा हुआ है 4-5 मेंबरों का, उसका 20,000 दे देते थे कि चलो बाकी हम लोग बाद में दे देंगे। तो ऐसे लगातार से हमें वेतन मिलने लगा जो हमारा रुका हुआ था, तो हमें पता चलने लगा कि जो मजदूरों की पावर बहुत होती है। तो ऐसे ही जब हम लोग एक मैगी की कंपनी थी, जब हम लोग गए वेतन लेने के लिए, तो उसमें जो क्विक रिस्पांस टीम है वो दो धड़ों में आती है, दोनों तरफ से हमला करती है और एकदम से आके हमला कर दिया जाता है और फायरिंग कर दी जाती है। फिर हम लोग आगे से जब बचाव करते हैं तो वो भाग जाते हैं।
फिर हम लोग कुंडली थाना में जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। आधा घंटा लगातार हम लोग बोलते रहे, हम लोग नारे लगाते रहे कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए जिन लोगों ने हम पर गोली चलाई है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं करती है। और हालांकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बजाय हमारे ही ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है कि तो जबरन वसूली कर रहे हैं। हम लोग एसपी को लेटर लिखते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कि आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए, कार्रवाई की जाए जिन्होंने गोली चलाई है, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आता है। तो आप बताइए हमारे पास कौन सा रास्ता है? आप खुद बताइए, अगर मैं हम गलत हैं तो कौन सा रास्ता बचता है हमारे पास? ये तो संविधान ने हक दिया है कि आप शांतमय तरीके से धरना कर सकते हो, तो हमारे पास एक ही रास्ता था, वो था धरना प्रदर्शन करना, एकजुट होकर मिलकर धरना करना। वो हम लोगों ने किया, वही कोशिश थी हमारी कि जो लोगों के बचे पैसे, जो वेतन है वो दिलाया जाए। फिर हम लोग दोबारा जब 12 जनवरी को हम लोग जाते हैं कंपनी के सामने, तो 2 कंपनियों में ये बोल दिया जाता है कि आपको सुबह के टाइम में, कल सुबह या शाम में आपको पैसे मिल जाएंगे, जो आपका वेतन है वो मिल जाएगा। जब तीसरी कंपनी में हम लोग जाते हैं तो कंपनी का गेट बंद कर दिया जाता है। तो हम लोग आधा घंटा लगातार वहाँ पे नारेबाजी करते हैं, बैठते हैं। तो क्विक रिस्पांस टीम और पुलिस साथ में आती है, और क्विक रिस्पांस टीम साइड पे खड़ी हो जाती है और एकदम से पुलिस आके लाठीचार्ज शुरू कर देती है और तितर बितर करने की कोशिश करती है। और जब मैं बोल रही थी और एक लड़की और भी थी, और जो लोग बोल रहे थे उनको सीधा खींचने की कोशिश की जाती है। कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं थी वहाँ पे, और मुझे बालों से और गले से पकड़ खींचा जाता है, बुरे तरीके से लाठीचार्ज किया जाता है। ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाता है कि लोगों को मजबूर होना पड़े छुड़वाने के लिए। तो उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जानबूझ के कि इनको सबको फंसाया जाए। तो ये प्री प्लान के साथ हुआ है सारा। आप देख सकते हो कि आपको पहले की जो वीडियो बिल्कुल नहीं दिखाई गई, उसमें सिर्फ इतना ही दिखाया जाता है कि मजदूरों ने पुलिस पर हमला कर दिया। अगर हम लोग को पुलिस पे हमला ही करना होता, हम लोग क्यों नहीं थाने में जाते? जहाँ पे पुलिस खड़ी होती वहाँ पे क्यों नहीं गए? हम लोग कंपनी के सामने जाके क्या पुलिस की वेट करेंगे? क्योंकि पहले जब हम लोग जाते थे तब सिर्फ पुलिस आती थी, कंपनी में अंदर पैसा लेती थी, उनसे भी हमें तितर बितर करने की कोशिश की जाती थी। जबकि हम लोग जब बैठे रहते थे, हम लोग नहीं जाएंगे, भूखे पैसे यहाँ पे बैठेंगे, तो मजबूरी में कंपनी मालिक को पैसा देना पड़ता था। अगर हमें पुलिस पर हमला करना ही होता तो हम लोग थाने में जाते, हम लोग वहाँ पे जाते जहाँ पे पुलिस खड़ी है। हम लोग कंपनी के सामने नहीं जाते जहाँ पे हम लोगों ने काम किया है। हमारे पास ऐसे हथियार नहीं कि हम लोग पुलिस पे हमला कर दें। हमारे पास सिर्फ झंडे थे, और झंडा डालने के डंडा जरूरी होता है, और वही डंडे थे जिनको इन लोगों ने हथियार बोल दिया है, स्नैचिंग बोल दिया है कि हम लोगों ने कुछ छीन लिया पुलिस से। क्या आपको लगता है कि मैं क्या छीन सकती हूँ पुलिस से? क्या मैं मर्डर कर सकती हूँ? किसी का मर्डर करने की कोशिश कर सकती हूँ? कि जो मेरे साथी हैं वो मर्डर करने के लिए गए थे, किसी को मारने के लिए गए थे? तो ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी जाती हैं कि हम लोग को, जब मैं थाने में थी, ऐसी गंदी गालियाँ दी गई। बोला गया कि आप लोग गटर साफ करने वाले हो, आप लोग को तो जेल में होना चाहिए, आप लोग को तो काम करना चाहिए, ऐसे ऐसे काम जो आपको दिए गए हैं। आपको किसी ने हक नहीं दिया है कि आप अपनी आवाज़ बनो, आप करोड़पति के सामने सर उठा के खड़े हो जाओ। तो बात यही है कि सीधा सीधा साफ और स्पष्ट शब्दों में मैं यही कहूँगी कि हमारी कोई जीत नहीं हुई है कि जो मैं बाहर आ गई हूँ। जिन लोगों को ये लगता है कि चलो नवदीप बाहर आ गई, बेल मिल गई, तो उनको खुशी होगी और जीत प्राप्त होगी, मैं आज भी खुश नहीं हूँ। सिर्फ मुझे बेल मिली है, इसी वजह से मैं खुश हूँ कि लोगों ने आवाज़ उठाई है। और ये पहली बार मुझे लगता है हुआ है कि किसी मजदूर महिला को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला हो, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं, किसान जो नेता हैं, किसान जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, पत्रकार हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो आज भी जेल में बंद हैं, उनके लिए आवाज़ नहीं उठ रही। लेकिन उन्हीं आज स्पोर्ट की वजह से, देशों व देशों की स्पोर्ट की वजह से, आम जनता की वजह से, जो अच्छा मीडिया है उन्हीं की वजह से आज मैं बेल पे बाहर आई हूँ। लेकिन ये हमारी जीत नहीं है। हमारी जीत तब होगी जब लेबर लॉस जो लागू किए जाएंगे, जो मजदूरों की सुरक्षा के लिए हैं, जब जो कानून रद्द किए जाएंगे जो किसानों के लिए बनाए जा रहे हैं, और जब महिला और पुरुषों का वेतन बराबर होगा, जब हमें बोल दिया जाएगा कि आप कहीं पे भी गुहार अपनी लगा सकते हो। क्योंकि जो अभी लेबर कोड बिल लाए गए हैं उसमें तो ये है कि आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, आप कहीं पे भी अपनी जो विनती नहीं सुना सकते, आप संगठन नहीं बना सकते, आपको कभी भी कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या हम लोग यहीं पे बैठ जाएं कि मेरी बेल हो गई है, मैं अपने घर में बैठ जाऊं? जिन लोगों ने आज मुझे बाहर निकलवाया है, क्या मैं उनके लिए ना बोलूं? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है।
अगर मैं नहीं भी बोलती हूँ तो भी मैं मारी ही जाऊंगी। तो भी हम लोग दलित लोग हैं जो उनका यही हाल होगा, कंपनी में मर जाएंगे, सड़क दुर्घटना में मर जाएंगे, गटरों में मर जाएंगे, खेतों में काम करते हुए मर जाएंगे। लेकिन एक रास्ता हमें जरूर दिखता है कि अगर हम संगठित रूप से किसानों के साथ मिलके, मजदूरों के साथ मिलके, महिलाओं के, मुसलमानों के, आदिवासियों के और जितने भी जो तबका है, जो मेहनतकश तबका है, उनके साथ मिलके अगर कुछ बोलेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो शायद एक उम्मीद है कि हम लोग को वो हक मिले जिसकी वजह से हम लोग लड़ रहे हैं। और अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। जितने भी किसान नेता, किसान लोग, मजदूर लोग, जितने भी लोग हैं, उनको तुरंत जेल से रिहा किया जाना चाहिए। शिव कुमार है, शिव कुमार को सिर्फ इसीलिए पकड़ लिया जाता है, वो दलित है, वो मजदूर अधिकार संगठन का प्रेसिडेंट है, उसको इसलिए टॉर्चर किया जाता है क्योंकि वो दलित है। उसके पीछे कौन बोलेगा? मेरे पीछे कौन बोलेगा? पहले तो यही लगता था कि दलितों के साथ रेप करो, महिलाओं के साथ रेप करो, दलित महिलाओं के साथ, दलितों को मारो पीटो, कुछ भी कर दो, कोई नहीं बोलने वाला, क्योंकि पहले भी हम लोग देखते हैं कौन आवाज़ उठाता है हमारी, कोई भी नहीं उठाता है। तो उन्होंने यही देखते हुए इतना अत्याचार किया, शिव कुमार की हड्डियां तोड़ी, उसको वो सदमे में चला गया, उसके नेल निकाल दिए जाते हैं, उसको अवैध कस्टडी में रखा जाता है और पता भी नहीं चलता घर वालों को कि इसको पकड़ लिया जाता है। और घर वालों को काफ़ी दिन बाद आके ये बोल दिया जाता है कि शिव कुमार कहाँ है, साइन करवा लिए जाते हैं। जो उनकी माता जी हैं वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, तो ये फ़ायदा उठा लिया जाता है कि हमें तो पता है। उसके बाद कोर्ट से भी कस्टडी ले ली जाती है और उसका रिमांड किया जाता है। आज भी शिव कुमार जेल में है। कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि पुलिस का जो चरित्र है, हरियाणा सरकार का जो चरित्र है, जो सिस्टम है हमारा, कोर्ट को भी नहीं मान रहा है। क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्या वो देशद्रोही नहीं है जो कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं? हम लोगों ने तो ऐसा काम भी नहीं किया है जिसकी वजह से हमें जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जो कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं उनको उन्होंने कर्ता बना दिया है। आज भी वो जेल में बंद है, उसको कुछ भी नहीं, मेडिकल सुविधा नहीं मिली, प्लस्तर लगा के उसको जेल में डाल दिया गया है, उसकी बेल नहीं मिल पा रही है, उसको किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग सिर्फ यही बात करना चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनने चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमें लगे कि हाँ, कि महिलाएं सुरक्षित हैं। हम लोग देखते हैं कि थानों में रेप हो जाता है, पुलिस रेप करती है, 12-12 पुलिस वाले बुटाना रेप के हमारे सामने है, रेप कर जाती है पुलिस। कंपनियों में रेप होता है, शोषण होता है महिलाओं का। तो क्या आप बताइए कि आपके लिए सवाल नहीं है ये? क्या सिर्फ मेरे लिए सवाल है? क्या सिर्फ मेरी लड़ाई है ये? दलितों के खिलाफ लड़ना, दलितों के साथ लड़ना, किसानों की लड़ाई लड़ना, महिलाओं की लड़ाई लड़ना, क्या सिर्फ मेरी लड़ाई है ये? क्या आप सबकी लड़ाई नहीं बनती? क्या आपको नहीं पता चल रहा कि कितना गलत हो रहा है, कितनी नाइंसाफी हो रही है? कब तक हम लोग नहीं बोलेंगे? अगर हम आज भी नहीं बोलते हैं, आज भी किसान यहाँ पे बैठे रहते हैं, भूखे पैसे मरते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे, यहाँ पे हम लोग चुप रहेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं सिर्फ घर में कमेंट कर सकते हैं, सिर्फ फेसबुक पे क्रांति ला सकते हैं, क्या वो लोग सिर्फ घर पे बैठे रहेंगे? क्या उनके लिए सवाल नहीं है? क्या उनको नहीं पता चल रहा कि कितना शोषण हो रहा है, हमारी सरकार कितनी खोखली हो गई है और बाहर के दलाली कर रही है, बाहर के देशों की? सिर्फ मैं बोलूँगी, सिर्फ कुछ ही लोग, चुनिंदा लोग बोलेंगे इनको जेलों में डाल दिया गया है। क्या आप बताइए, करोड़ों लोगों को जेलों में डाल देंगे? क्या जेलों में इतनी जगह है कि करोड़ों लोग जेल में चले जाएं? तो तब तो सीधा सीधा साफ है कि अगर हम लोग संगठित रूप से एक साथ मिलकर सामने आते हैं तो ये सरकारें कुछ भी नहीं है। पहली बात तो जो कानून इन्होंने लागू करने की कोशिश की है, कानून तब तक कानून होता है जब तक उसको जनता मानती है। जब जनता उसको मानती ही नहीं है तो वो कानून नहीं है। जब जनता ने यही बोल दिया कि हमें मंजूर ही नहीं है, तो आप कौन होते हो कानून लागू करने वाले? आप 4 लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है, आप दलाली करने लगे तो आप कानून बना दोगे? क्या आप संविधान को कुछ भी नहीं मानते हो? क्या संविधान एक किताब है जो साइड पे रख दी गई है, आप नए कानून बनाओगे? जो पहले कानून बनाए गए क्या वो लागू कर दिए आपने? कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बात सिर्फ इतनी है कि हम सभी लोगों को आगे आना होगा। सिर्फ मैं नहीं बोलूँगी, सिर्फ और संगठन नहीं बोलेंगे, सिर्फ किसान नहीं बोलेंगे, हम सबको बोलना चाहिए जो किसी संगठन में भी नहीं है, जो स्टूडेंट हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो आज भी गांव में बैठे हैं, जो देख रहे हैं टीवी पे भी हाँ किसान आंदोलन चल रहा है, खालिस्तानी बैठे हैं, सिर्फ जाट बैठे हैं वहाँ। तो क्या उनको आगे नहीं आना चाहिए? क्या हम लोग रोटी नहीं खाते हैं? हम लोग अनाज नहीं खाते हैं क्या?
आप लोग देख लो कि किसानों के कितने बुरे हाल है, खुदकुशियाँ कर रहे हैं किसान, उनको उनका मूल्य नहीं मिल रहा है। तो जो खालिस्तान उन्होंने बोले खालिस्तानी बैठे हैं, जाट बैठे हैं, सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, तो उन्होंने टारगेट भी किया है कि अगर मजदूर साथ जुड़ते हैं तो ये तो मजदूर किसान आंदोलन बन जाएगा। जो नारा दिया जा रहा है मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, तो वो तो सफल हो जाएगा। फिर सरकार को झुकना पड़ेगा। जो इनके भाड़े के गुंडे हैं, जो भाड़े के बीजेपी के लोग आते हैं कि हम लोग हैं जो यहाँ के नागरिक हैं, हम लोग हैं लोकल लोग हैं, हम तो खिलाफ हैं, तो वो तो कामयाब हो जाएंगे। तो जितने भी लोग हैं, जो भी क्रांतिकारी संगठन है, जितने भी किसान संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, वो आपस में बटके ना चलें, क्योंकि सरकार इसका फ़ायदा उठा रही है, गोदी मीडिया इसका फ़ायदा उठा रही है। ये तो अलग अलग हैं। जैसे इन्होंने हमला भी करवाया, एक स्टेज जो इधर चल रही थी, स्टेज की साइड चल रही थी, उस पर हमला करवा दिया जाता है, ये तो अलग है। तो इसका फ़ायदा जो सिस्टम, जो हमारी सरकार है, हमारी स्टेट है, वो लूट रही है इसका फ़ायदा। वो कोशिश कर रही है तो किसान आंदोलन को कमज़ोर करने की, सॉरी किसान आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रही है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी संगठन है, वो एक ही झंडे के नीचे, झंडे चाहे अलग है, एक बैनर के नीचे, एक स्टेज के नीचे रह के एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो हम लोग जीतेंगे, वरना ये कानून लागू हो जाएंगे और हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे। और फांसीवाद है जो हमारे ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा और हम लोग बैठे के बैठे रह जाएंगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा और फिर से गुलाम हो जाएंगे। और फिर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे पहले गुलाम थे और उससे भी ज़्यादा बुरे तरीके से गुलाम हो जाएंगे। वैसे हमारा भारत है, संविधान है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से हम लोग गुलाम हैं। जो फैक्ट्री में मैं काम करती थी, फेम कंपनी में, वो इटली की कंपनी है और जो भी माल जाता है बाहर जाता है। सारी कंपनियां प्राइवेट हैं, स्कूल प्राइवेट हैं, कॉलेज प्राइवेट हो गए हैं, यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो गई है। इतनी शर्म की बात, जहाँ पे चल रहे हैं सड़क भी प्राइवेट हो गई है। जो जंगल है आदिवासियों के, वो प्राइवेट कर दिए गए हैं। वो बोल दिया कि संसाधन लूट के ले जाओ बाहर। अगर वो अपने घर की रक्षा के लिए बोलते हैं तो वो आदिवासी हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो हथियार लेके हम पर हमला कर रहे हैं, हालांकि उनको तो इतना भी नहीं पता है कि वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, इतना भी नहीं पता कि वो कैसे जी रहे हैं। वो सिर्फ इसीलिए लड़ रहे हैं कि हमारा घर ना बेचा जाए। उनके खिलाफ ऐसा पेश कर दिया जाता है, माहौल बना दिया जाता है कि आम जनता इसका विरोध करने लग जाती है। अभी किसान आंदोलन को हम लोग देख रहे हैं कैसे पेश किया है इन्होंने, आम जनता, ताकि जो घर पे बैठी जनता है उसको विरोध करे। एनआरसी में देखा है मुसलमानों को कैसे उन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाई हैं कि जो मुसलमानों का विरोध हुआ ये तो बाहर से आए हैं। आप बताइए लाल किला कितना पुराना है, जामा मस्जिद कितनी पुरानी है, ताजमहल कितना पुराना है, वो किसने बनाया है, कौन है जो बनाने वाले हैं? तो आप बोल रहे हैं कि ये बाद से आए हैं, बाद में आए हैं। ये तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ है तो कौन लोग सबसे ज़्यादा मरे हैं? तो सीधी और साफ बात ये है, स्टेट ये चाहती है किसानों मजदूरों को, आम लोगों को धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर इतना बांट दिया जाए कि वो कामयाब हो पाए देश को बेचने के लिए। और इतनी शर्म की बात है हमारे लिए कि जो सरकार है, जो पुलिस है, वो उन लोगों की है जो अमीर हैं। ओके, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, मैं इतना ही समय लेना चाहती हूँ क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो इतनी ही बात मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ कि जो हमारी डिमांड्स हैं वो अभी भी पूरी नहीं हुई हैं और ये डिमांड सबको रखनी चाहिए। सिर्फ एक इंसान का फ़र्ज़ नहीं बनता, हर इंसान को आगे आके ये डिमांड्स पूरी करने के लिए आगे आना होगा और तभी जाके हम लोग कामयाब हो पाएंगे। किसान है जो कामयाब हो पाएंगे और जो सिस्टम है, जो 4-5 लोग मिलके जो दलाली कर रहे हैं, वो इसको कानूनों को रद्द कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग हाथ जोड़कर बेनती करते हैं, मैं भी हाथ जोड़कर बेनती करती हूँ, जो लोग जेलों में इसको छुड़वाने के लिए सारे लोग आगे आएँ और जो कानून लेके आ रहे हैं काले कानून को, उनके खिलाफ लड़ने के लिए सारे लोग आगे आएँ। धन्यवाद।